औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात और तालिब मुअल्लिमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से कर्नाटका टीईटी और कलिका क्षेत्र के लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में कर्नाटका हुकूमत की जानिब से बुलाए गए पहला क्वेश्चन पेपर यानी 2014 का क्वेश्चन पेपर में समाजी साइंस का क्वेश्चन पेपर क्या है, आज हल किया जाएगा। सोशल स्टडीज समाज साइंस का क्वेश्चन पेपर। चलो आए देखें। पहला क्वेश्चन क्या है, हलमिडी कुतबा इस बादशाह का सबूत है। हलमिडी कुतबा शायद आपने देखा होगा। हलमिडी कुतबा, हाँ, हलमिडी कुतबा ये क्या है? हलमिडी कुतबा है। ये कुतबा किस बादशाह के दौर में लिखा गया? ये कुतबा क्या है? काकस्त वर्मा के दौर में लिखा गया। काकस्त वर्मा कदम्बा खानदान के दौर में क्या है लिखा गया। कदम्बा खानदान का बादशाह है काकस्त वर्मा, ये इस खानदान में लिखा गया। अगला सवाल, कौन सा सबूत इस तरफ इशारा करता है कि सिंधु तहजीब और मेसोपोटामिया तहजीब के माबैन व्यापार यानी तिजारत का राबिता था। व्यापार यानी तिजारत का राबिता था। क्या हमें उनके इलाकों में यानी मेसोपोटामिया के इलाकों में महरे मिले हैं, या फने बुत तराशी मिली है, या कौमी कुतुब मिले हैं, या गैर मुल्की ज़बानें मिली हैं यानी फॉरेनर ज़बान? तो हमें क्या है, मोहर मिले हैं। क्या मिले हैं? मोहरें। इन मोहरों से पता चलता है कि सिंधु तहजीब और मेसोपोटामिया तहजीब इन दोनों के दरमियान क्या व्यापार यानी तिजारती ताल्लुकात थे। अगला सवाल, किस खानदान ने भारत में पहली बार इक्तिदार कायम करते हुए एकजहती को फरोग दिया? एकजहती को फरोग देने वाला बादशाह कौन था? यहाँ पर देखो, कुषाण था, या गुप्ता खानदान था, या शातवाहन खानदान था, या मौर्य खानदान? तो इन तमाम में देखें तो हिंदुस्तान के ज्यादातर इलाके पर हुकूमत करने वाला सबसे पहला खानदान मौर्य खानदान था। कौन सा? मौर्य खानदान। और इसी खानदान ने यानी मौर्य खानदान का बादशाह अशोका ने जंग जिदाल को कुर्बान करके, जंग जिदाल यानी कालिंगा जंग होने पर क्या है, अहद किया कि मैं आइंदा जिंदगी में कभी भी जंग नहीं करूंगा। तो इस लिहाज से क्या है, उसने उस वक्त एकजहती को फरोग दिया और तमाम मजहब के लोगों को वहां पर परवान चढ़ने का मौका दिया। इसका मुनासिब जवाब क्या है? सही जवाब चौथा है, मौर्य खानदान। अगला सवाल, दहली सल्तनत के जरिए खुद हौसला अफजाई पेशा क्या था? खुद हौसला अफजाई पेशा यानी खुद काम करके अपनी रोजी रोटी कमाना है। वो मवेशियों की परवरिश थी, या बुनना कपड़े बनाना था, या ज़राअत थी, या बागबानी था? तो इन तमाम में देखें तो अगर उन किताबों का मुताला किया जाए तो सही जवाब हुकूमत के की आंसर में जवाब क्या है, ये है बुनाई। यानी उस वक्त क्या है, कपड़े बुनना का, जुलाई का काम बहुत ज़्यादा था। जुलाई यानी बुनाई, कपड़े बुनने का काम। शायद आपको पता होगा कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो यहाँ के छोटे दस्तकारों को किस तरह से उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। तो ये क्या है, अहम है। दिल्ली के सुल्तानों के दौर में क्या है, बुनाई को ज्यादा अहमियत दी गई थी, हौसला अफजाई की गई थी, कपड़े बुनना। अगला सवाल, बुद्ध आलिम अश्वघोषा वासुमित्रा संगरक्षा वगैरह किसके हम असर थे? यानी इन चार बादशाहों में किस बादशाह के साथ थे? कनिष्का के साथ थे, या विमाकदफिसस के साथ थे, कुचला कदफिसस के साथ थे, या अशोक के साथ थे? तो इन चारों का अगर देखें तो हम दरसी किताब का मुताला करें तो कनिष्का आता है। कनिष्का के दौर में क्या है, अश्वघोषा, वासुमित्रा और संगरक्षा, ये तीनों बुद्ध आलिम कनिष्का के दौर हुकूमत में थे। इसके हम असर थे। हम असर यानी उसके दौर हुकूमत में उन्होंने, उनको हम असर कहा जाता है। जैसे हमें
बैचमेट्स कहते हैं, क्लासमेट्स को, क्लास में सीखने वालों को। बैचमेट्स मतलब हम सेम जमात वाले दूसरे क्लास में सीखते हैं, दूसरे स्कूल में, दूसरे यूनिवर्सिटी में सीखते हैं, तो सेम जमात होती है, डिग्री सेम होती है, तो एक ही साल में हम दोनों की डिग्री खत्म हो जाती है, जिनको बैचमेट्स कहा जाता है। इस तरह से क्या है, यहाँ पर हम असर कहा गया, हम असर यानी उसके दौरे हुकूमत में। अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी का अहम तामीराती काम कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी इसमें चार में से कौन सी इमारत की तामीर किया? लाल किला तामीर किया, या अलाई दरवाजा, या बुलंद दरवाजा, या चार मीनार? इनमें से कौन सी इमारत इसने तामीर की? इसकी तामीर करदा इमारत है अलाई दरवाजा। कौन सी? अलाई दरवाजा। चलो इसकी तस्वीर देखो, अलाई दरवाजा की, अलाई दरवाजा की, ये अलाई दरवाजा है, ये क्या है? अलाई दरवाजा है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको तामीर करवाया, अलाई दरवाजा। चलो अगला सवाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह से हैदराबाद, बंगाल, गुजरात के अलावा इलाकों में व्यापारी यानी तिजारत करने की मंजूरी मिली थी। तो इसके नतीजे की सूरत में क्या हुआ? यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए। यहाँ पर क्या हैदराबाद, बंगाल और गुजरात में हुकूमत व इक़्तिदार की बुनियाद रखी गई सिर्फ इस व्यापार करने की मंजूरी की वजह से, या हैदराबाद, बंगाल, गुजरात की हुकूमतें बादशाह के यानी सूबे नुमाइंदों के मातहत चलने लगी, या बक्सर की जंग की वजह बनी, या बादशाह को सालाना 3000 रुपये सालाना मिलने लगी। 3000 रुपये बादशाह को सालाना 3000 रुपये मिलने लगी। तो इसका इसमें सही जवाब है चौथा, यानी इन तीनों इलाकों में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह तिजारत करने की मंजूरी देने पर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, मुगल बादशाह को यानी मुगल बादशाह को 3000 रुपये देने लगी। ये सही जवाब है इसमें। इसके बाद अगला सवाल, खुद को पेशवा ऐलान करके किसने कयादत अपने हाथ में ले ली? कयादत मतलब कायद, लीडर, हुक्मरान बना, पेशवा खुद को ऐलान करके। तो इनमें क्या है, नाना साहब वो शख्स था जिसने क्या है, खुद को पेशवा ऐलान करके कयादत अपने हाथ में ले ली थी, क्योंकि उस वक्त की सिचुएशन वैसी थी। अगला सवाल, सरकार का वो कौन सा मंसूबा है, सरकार का वो कौन सा मंसूबा है जो दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त आदिवासियों, मानो एक्चुअली आदिवासियों का कहा गया, आदिवासियों और औरतों की तालीम पर जोर देता है? इनमें से कौन सा है वो? हाँ, यहाँ पर देखिए, औरतें, औरत मतलब ख़वातीन। यहाँ पर देखो, गैर रस्मी तालीम पर प्रोग्राम, या कौमी तालीम बालिगान प्रोग्राम, या कौमी तालीम पॉलिसी प्रोग्राम, या कौमी ख्वानदगी मिशन जो 1988 में जारी किया गया। तो यही जवाब सही है इसके अंदर। देखो ये तमाम डेट याद रखना आपको, इसमें से फिर दोबारा कौन सा पूछता है पता नहीं। देखो, कौमी तालीमी पॉलिसी 1986 में जारी किया गया, कौमी तालीम बालिगान प्रोग्राम 1978 में जारी किया गया, और कौमी ख्वानदगी मिशन 1988 में। इस वक्त क्या है, इसमें अहम मनसूबा क्या था? ये मनसूबा के में, इस मनसूबे में क्या था, इस मिशन में क्या था, दर्ज फहरिस्त जातों और दर्ज फहरिस्त कबाइलों यानी आदिवासियों और औरतों, इन तीनों को क्या है, ख्वानदा बनाना, तालीम, इन तीनों की तालीम पर जोर दी गई थी, कौमी ख्वानदगी मिशन के तहत। अगला सवाल, किस साल में कश्मीर मुत्तहदा भारत यानी भारत यूनियन का अटूट हिस्सा बना? भारत का अटूट हिस्सा 1947 यानी आज़ादी के साल ही क्या है, कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल करवाया गया। अगला सवाल, 1982 में चीन ने भारत पर हमला क्यों किया था? चीन ने भारत पर हमला करने की वजह क्या थी? देखो, पहला ऑप्शन है दलाई लामा और उनके पैरोकारों को भारत ने पनाह दी थी इसलिए, या भारत ने पंचशील मुआहिदा पर दस्तखत किए थे इसलिए, या भारत के पनाह गुज़ीन
चीन में दाखिल हो रहे थे इसलिए, या चीन में समाजी इनकलाब हुआ इसलिए। तो इस साल तो चीन में समाजी इनकलाब नहीं हुआ। भारत के पनाह गुजीर चीन में नहीं गए। और पंचशील माहिदे के तहत क्या है, अमन का माहिदा था। उस वक्त ताउन और तरक्की के लिए कोशिश की जा रही थी, इसलिए तो हमला नहीं किया गया। अहम वजह क्या है, दलाई लामा, इसने क्या है हिंदुस्तान में पनाह ली थी चीन से भागकर। दलाई लामा उसके पैरोकार, इसलिए क्या है चीन ने 1962 में भारत पर हमला किया था। अगला सवाल, कुरून वस्ता। कुरून का मतलब अहद आता है। कुरून का मतलब अहद। अहद वस्ता में यानी कुरून वस्ता में भारत की पहली खातून हुक्मरान कौन थी? खातून हुक्मरान, इसमें क्या है सही जवाब रजिया सुल्ताना। बेगम हजरत महल क्या है, जिद्दोजहद आज़ादी में आती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिद्दोजहद आज़ादी में आती है। जी, जिद्दोजहद आज़ादी क्या है, अहद जदीद है, वो जदीद दौर है। हाँ, ये रानी पद्मिनी, तो ये तो इसका तो नाम हमने नहीं सुना। लेकिन रजिया सुल्ताना अहद वस्ता, कुरून वस्ता के दौर की पहली खातून हुक्मरान थी। ये क्या है, अल्तमश की बेटी थी, गुलामा खानदान की खातून थी। अगला सवाल, हिंदू कुश के जनूबी हिस्से में, हिंदू कुश के जनूबी हिस्से में पहली बार सोने के सिक्के ढालने वाला कुषाण राजा कौन था? यानी हिंदुस्तान के जनूबी हिस्से में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला हुक्मरान कुजल कदफिसस था, या विमा कदफिसस था, या कनिष्का अव्वल या कनिष्का दुआ। तो इसमें क्या है, विमा कदफिसस था। ये कुजल कदफिसस क्या है, कुषाण खानदान का बानी। कुजल कदफिसस यानी क्या है, कुषाण खानदान का बानी। लेकिन ये वेम कदफिसस क्या है, इसने सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए। वेम कदफिसस सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला बादशाह हिंदूकुश जनूबी हिस्से में, जनूबी हिंदुस्तान में। अगला सवाल देखो, फहरिस्त ए को फहरिस्त बी से मिलाना है। फहरिस्त ए में क्या है, देखो अहिंसा। अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना, हाँ ऐसे जुड़े। आस्ते, आस्ते का मतलब चोरी नहीं करना। आस्ते का मतलब चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब दौलत जमा नहीं करना। क्या, दौलत जमा नहीं करना। ब्रह्मचार्य यानी गैर शादीशुदा रहना, शादी किए बगैर जिंदगी गुजारना, जिसको ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो इस लिहाज से देखें तो पहला सी, पहला सी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। दूसरा ए, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है। तो इस लिहाज से ये जवाब सही। दूसरा, तीसरा डी, चौथा बी, पहला ऑप्शन सही है इसमें। अगला सवाल, भरत आदिवासी मशरकी पंजाब में सत्तादरों और यमुना के इलाकों में बस गए थे। ये इलाका है, ये कौन सा इलाका है? ये क्या है, उस वक्त क्या है, धर्मवर्त था या आर्यवर्त था, क्रमवर्त था या दासियावर्त था। यानी उस वक्त हिंदुस्तान में आर्यों की हुकूमत थी, इसलिए क्या ये जवाब आर्यवर्त था। अगला सवाल, हर्षचंद्र चंद्र के 4 बच्चों ने 4 इलाकों में हुकूमत की और जिन्होंने गुरुजर खानदान की बुनियाद रखी, वो कौन है? 4 बच्चे क्या है, इसमें पहला जवाब सही है, जोधपुरा, नांदीपुरा, भुरुचा और अजैन, उज्जैन, उज्जैन, ये 4, ये जवाब सही है, पहला जवाब सही है। अगला सवाल, समुद्रगुप्ता ने सोने के सिक्के शुरू किए हुए थे, इस बात की तरफ इशारा देते हैं। कौन से सोने के सिक्के? उसने मजहबी रहनुमाई के लिए के तबके रिवाजों और रिवायतों की पैरवी की, या वो एक जंग पसंद इंसान था, या उसे मौसीकी पसंद थी, या उसने गुप्त अहद का आगाज किया। इसमें सही जवाब यह है, क्योंकि उसने अपने सिक्कों में वीणा बजाती हुई तस्वीर, देखो यहाँ पर दिखला दूंगा आपको, वीणा बजाती हुई तस्वीर इसमें नजर आती है। यहाँ पर ये समुद्रगुप्ता के सिक्के हैं। ये क्या है,
समुद्रगुप्ता के। यहाँ पर है देखो वीणा बजाती हुई तस्वीर, ये वीणा बजाती हुई तस्वीर, ये समुद्रगुप्ता के। इससे पता चलता है कि वो मौसीकी का दिलदादा था। तो इसलिए क्या इसका सही जवाब क्या है, ये है मौसीकी का दिलदादा था। अगला सवाल, भक्ति तहरीक की कोई एक असर है, कोई एक असर है, भक्ति तहरीक की एक असर है, क्या है देखो भक्ति तहरीक की असर। हिंदुओं के रस्म रिवाज में कोई सुधार नहीं आया, ये तो नहीं है। हिंदुस्तानी इलाकाई जबानों की तरजीह दी गई या तरक्की होगी। भक्ति की अहमियत सिर्फ उर्दू जबान ही में तरजीह दी तजवीज है, या मुसलमानों के रस्म रिवाज में कोई सुधार नहीं आया। तो इसमें सही जवाब ये है, भक्ति तहरीक की वजह क्या है, इलाकाई जुबान की तजवीज यानी तरक्की हुई, इलाकाई जुबान तरक्की हुई इस वक्त। अगला सवाल, भारत में अलेक्जेंडर यानी सिकंदर आजम के हमले की असर क्या थी, उसके हमले की वजह से क्या हुआ। क्या भारत के लोगों ने संस्कृत भूलकर यूनानी जबान सीखा, ये तो नहीं है। हाँ, भारतीय किताबों का यूनानी जबान में तर्जुमा हुआ, या भारतीय तहजीब में जवाल की शुरुआत हुई, या भारत यूनानी हुकूमत का अटूट हिस्सा बना। अटूट हिस्सा तो नहीं बना क्योंकि सिकंदर आजम हिंदुस्तान को आया ही नहीं कंप्लीट तौर पर, आधे से ही भाग गया। भारतीय तहजीब में जवाल की शुरुआत हुई, ये भी नहीं हुआ। तो ये जवाब से इसका भारतीय किताबों का यूनानी जुबान में तर्जुमा हुआ, किस जुबान में, यूनानी जुबान में। अगला सवाल, 15वीं सदी में भारत में समाजी सुधार की तहरीक का सबसे अहम नतीजा क्या था। 15वीं सदी में सबसे अहम वजह मजहबी जिंदगी में सुधार था, या हिंदू समाज का मजबूत होना था, या तालीम की तबलीग यानी प्रचार था, या समाजी बुराइयों की नाबूदी थी। समाजी बुराइयों की नाबूदी क्या है, एक अहम नतीजा था। समाजी सुधार का वजह क्या है, समाजी बुराई, क्योंकि उस वक्त समाज में बहुत सारी बुराइयां पनप रही थी, उनको निकाल फेंकने के लिए क्या है, ये कोशिश चली। 15वीं सदी में समाजी सुधार आकर सुधारने की कोशिश की। अगला सवाल, जमीन के कल्ब को नाइफ क्यों कहा जाता है। नाइफ, नाइफ मतलब एन आई एफ ई, ये नाइफ, यहाँ पर देखो एन आई एफ ई, एन आई यानी निकल, एफ ई यानी लोहा, लोहे का फॉर्म क्या है, एफ ई है। तो सही जवाब ये है। इसको थोड़ा हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो इसमें, हाँ यहाँ पर देखो एफ ई, कल मतलब ये अंदरूनी हिस्सा, तो एफ ई मतलब लोहा, एन आई मतलब नाइफ। तो नीचे का ये दोनों हिस्सा क्या है, कल्ब कहलाता है, जमीन का क्लब कल्ब। तो यहाँ पर नाइफ पाया जाता है, नाइफ मतलब निकल और लोहा बना, निकल और लोहा मिलकर क्या है मौजूद है, कहाँ, जमीन के कल्ब में, मरकजी हिस्से में, तो इसलिए इसको नाइफ कहा जाता है। इसके अलावा ये जमीन की कल्ब है, जमीन का ऊपरी तह में, जमीन के ऊपरी तह, अभी जमीन है, हाँ ये गोल जमीन है, तो इसके ऊपरी हिस्से में, यहाँ पर ये ऊपरी हिस्से में क्या है, तो यहाँ पर चंद आते हैं सीमा और सियाल। सीमा का मतलब है, सियाल का मतलब क्या है, ये इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, और सीमा में क्या है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सीमा सियाल, ये दो परतें यहाँ पर पाई जाती हैं। उसके बाद अगला सवाल, कुर्राए फिजाई की सबसे निचली परत कौन सी है। कुर्राए फिजाई की सबसे निचली परत यहाँ पर है क्या, वस्ती कुर्रा, निचला कुर्रा, कुर्रे अव्वल यानी मुतगैर कुर्रा, आइनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं, आइनोस्फीयर, ये चार में से कौन सा है। तो यहाँ पर हम शक्ल के जरिए पहचानेंगे इसको यहाँ पर देखें, ये जमीन की परतें हैं, हाँ, ट्रापोस्फीयर, ट्रांसपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। यहाँ पर ट्रापोस्फीयर को कहा, निचली परत कौन सी है, ट्रापोस्फीयर। आप क्या है यहाँ पर इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, इनको थोड़ा
गौर से देखकर ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर ट्रांसपोस्फीयर में क्या क्या तब्दीलियाँ आते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, इस हिस्से में क्या होता है और इस हिस्से में क्या क्या होता है, ये तमाम के सवालात भी आपको दोबारा पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह और एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वक्त मिला तो इंशाल्लाह वाला चीज़। तो देखो निचली परत कौन सी है, ट्रापोस्फियर। तो चलो ट्रापोस्फियर कहाँ है देखेंगे, ट्रापोस्फियर यहाँ पर देखो, ट्रापोस्फियर यानी कुर्राए अव्वल, ये जवाब सही है इसमें, ट्रापोस्फियर। अगला सवाल, फहरिस्त ए के इलाकों को फहरिस्त बी की हवाओं से मिलाएं। ए में जो हवाएं हैं वो बी में मिलाना है। तो चलो देखेंगे क्या है। ए के साथ बी को मिलाना है। चीन में पाए जाने वाले हवाओं को क्या कहा जाता है, चीन में पाए जाने वाले हवाओं को टाइफोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइफोन। अमेरिका में इन हवाओं को क्या कहा जाता है, अमेरिका में इन हवाओं को हरिकेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरिकेन। ऑस्ट्रेलिया में इन हवाओं को वेली वेल्स कहा जाता है। क्या, वेली वेल्स। और रूस में इन हवाओं को भनूर यानी लपूल वर्लपूल वर्लपूल कहा जाता है। कहाँ, रूस में। तो इसके हिसाब से इसमें सही जवाब पहला ऑप्शन है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है। हिंदू महासागर से किन बड़े आजमों की हुदूद लगती है, हिंदू महासागर, हिंदू महासागर, हाँ, हिंदू महासागर के किन इलाकों, किन बड़े आजमों की हुदूद लगती है। देखो थोड़ा हम मैप देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पर देखिए हिंदू महासागर कहाँ है, ये इंडियन ओशियन, ये हिंदू महासागर। इसे कौन कौन से बड़े आजम लगते हैं, देखो यहाँ पर एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। ये अंटार्कटिका नहीं रहता क्योंकि यहाँ पर साउथ ओशियन है, मुंजमिद, जनूबी मुंजमिद, बहरे जनूबी मुंजमिद आती है यहाँ पर, तो ये भी नहीं आता। तो इसमें ये चार हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, थोड़ा इसको ध्यान में रखिए। ये तीन कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, 3A फार्मूला क्या है, 3A। तो देखो ऑस्ट्रेलिया, एशिया, जनूबी अमेरिका नहीं, गलत, ये जनूबी अमेरिका नहीं आता। अफ्रीका, जनूबी अमेरिका नहीं आता। हाँ, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया तीनों अलिफ है, 3A ये जवाब सही है। यहाँ पर भी अमेरिका ये नहीं आता, तो इसलिए से ये जवाब सही है। भारत जैसे मुल्क की सरकार के लिए खते इख्तियार यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की क्यों ज़रूरत है, क्यों है ज़रूरत इसकी। यहाँ पर क्या है, सनतों में खाम माल की नकल हमल यानी आमद व रफ्त के लिए, या रेल आमद व रफ्त की मदद के लिए, या सनतों की तैयार करदा अशिया की तकसीम के लिए, या मुल्क की लंबी सरहद के लिए। सही जवाब क्या है, मुल्क की लंबी सरहद के लिए है। कोलकाता को चाय की बंदरगाह कहने की एक वजह है। कोलकाता को चाय की बंदरगाह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दार्जिलिंग में उगाई जाने वाली चाय को कलकत्ता से बरामद किया जाता है, इसलिए क्या इसको चाय की बंदरगाह कहा जाता है, कलकत्ता को। देखो अगला सवाल, भारत में पहली रेल लाइन कहाँ से शुरू हुई। भारत में सबसे पहली रेल लाइन क्या है, मुंबई से थाने को शुरू हुई। उसके बाद अगला सवाल, नवा सिवा बंदरगाह की तामीर की सबसे अहम ऐसा क्या था। नवा सिवा बंदरगाह क्यों तामीर किया गया, ये मुंबई बंदरगाह पर नकल हमल के दबाव में की, या बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की हौसला अफजाई के लिए की गई, या मुंबई बंदरगाह के नज़दीक करीब के बुरी इलाकों में की, या गैर मुल्कियों की दरअंदेजी में मदद के लिए। इसमें सही जवाब है पहला जवाब, ये मुंबई बंदरगाह पर नकल हमल के दबाव में की गई। अगला सवाल, हमारे कौमी ज़र मुबादला को बढ़ाने के लिए बरामद की जाने वाली ज़रई पैदावार कौन सी है। बरामद की जाने वाली ज़रई पैदावार क्या है, जूट, कपास और काफ़ी मसाले हैं। फूल से तो ज़्यादा बरामद नहीं होते, इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। कौमी ज़र मुबादला यानी
के लिए इस्तेमाल नहीं होता वहाँ पर फूल उगते हैं। और सब्जी तरकारियाँ उसी इलाके में होती हैं, ज़्यादा देर दूर तक नहीं पहुँचा सकते। कपास, रुई, शक्कर ये तो आ सकते हैं, लेकिन सही जवाब क्या है, ये है चौथा जवाब क्या है इसमें सही है। अगला सवाल, एक तालिब इल्म ने एक तालिबे इल्म ने एक पेन खरीदा और इस्तेमाल किया करता है, ये किस तरह की इक्तिसादी सरगर्मी है? ये पैदावारी है, मुबादिला है, सर्फ यानी खर्च है, या तकसीम है? ये जवाब क्या है, सर्फ, क्योंकि बच्चा खर्च करता है, यहाँ पर खरीदता है और इस्तेमाल करता है, सर्फ है। यहाँ पर क्या है, अगर वो खरीद कर बेचता है तो मुबादला होगा, अगर नई पेन बनाता है, कोई चीज़ नई चीज़ बनाता है तो पैदावार होगा, अगर तकसीमी तो इसमें नहीं आता। अगला सवाल, भारत जैसे मुल्क में कौमी त्यौहार मनाना ज़रूरी है, इसकी अहम वजह क्या है? रंगारंगी, तनुह में एकजहती, तनुह में एकजहती सही जवाब है इसमें, ये बाकी के जवाब गलत हैं, तनुह में एकजहती। अगला सवाल, भारतीय प्रेस ट्रस्ट का अहम मकसद, प्रेस ट्रस्ट जो न्यूज़पेपर छापते हैं उनकी एक कमेटी होती है, ट्रस्ट मतलब कमेटी, उनकी तंजीम होती है, वो तंजीम का मकसद क्या है? नशर व इशाअत होने वाले अखबारों की तादाद में इजाफा करना है, या मुकर्ररा वक्फों के जरीदों यानी रिसालों को छापना है, या प्रेस की आज़ादी की हिफाजत करना है, या मुकर्ररा वक्त के जरीदों रसालों की नशर व इशाअत में इजाफा करना है? सही जवाब यह है, क्योंकि प्रेस की आज़ादी की हिफाजत करना है, क्योंकि कभी कभार उन पर हुकूमत का या दीगर चीज़ों का दबाव आ जाता है। तीसरा जवाब सही है, प्रेस की आज़ादी की हिफाजत। अगला सवाल, गवर्नर यानी राज्यपाल का सिर्फ एक अहम काम क्या है? इसका अहम काम या विधान परिषद में 1/8 अराकीन को मामूर करने का हक है, या राज्य में वीटो पावर का इस्तेमाल करना है? वीटो पावर यानी राज्यपाल की हुकूमत उसको जारी करना है, या सुप्रीम कोर्ट के जज को मामूर करने के लिए मशवरा देना है, या राज्यसभा के सदर का तकर्रुर करना है? अहम काम क्या है? वीटो पावर का इस्तेमाल है। वीटो पावर यानी का इस्तेमाल यानी यहाँ पर कोई भी पार्टी अगर हुकूमत करने के काबिल ना हो तो वहाँ पर क्या है, राज्यपाल की हुकूमत कायम कर सकते हैं। अगला सवाल, हमारे मुल्क को जमहूरी मुल्क कहने की क्या वजह है? हमारे मुल्क को जमहूरी मुल्क कहने की वजह, यहाँ पर राज रा, राज्यों का यूनियन है, राज्यों का यूनियन, या हमारे मुल्क में वजीर आजम का इक़्तिदार है, या हमारे मुल्क में मरकज़ी इंतज़ामिया के ज़ेर असर हुकूमत चलती है, या हमारे मुल्क का सदर यानी राष्ट्रपति का इंतखाब किया जाता है? तो सही जवाब ये है, राष्ट्रपति का इंतखाब किया जाता है, इसलिए क्या है, हमारा मुल्क जमहूरी है, 5 साल में एक मरतबा हमारा राष्ट्रपति यानी हमारा सदर तब्दील होता है। अगला सवाल, बाजार के 2 माऊन सुतून कौन है? बाजार के माऊन सुतून, सुतून मतलब खंबे, बाजार किस पर मुनसर है? बाजार फरोख्तकार और दलाल, या रसां और तलब, या गाहक और दलाल, या पैदावार करने वाले और सर्फ करने वाले? सर्फ करने वाले मतलब खर्च करने वाले। तो सही जवाब ये है, बाजार के 2 अहम सुतून पैदा करने वाले और सर्फ करने वाले। ना यहाँ फरोख्तकार और दलाल हैं, दलाल और फरोख्त बीच में आते हैं, तो सही जवाब ये है, यही क्या है, अहम सुतून है। अगर पैदा करने वाले और ख़रीदने वाले सर्फ करने वाले ना हो तो बाजार की क्या अहमियत होगी? तो इसलिए क्या सही जवाब चौथा है। अगला, कर्नाटक का नुमाइंदा कौन था जिसने भारत की आइन साजी कमेटी में खिदमात दी थी? भारत की आइन साजी कमेटी में खिदमात देने वाला कर्नाटक का नुमाइंदा यस निजलिंगप्पा था, यस निजलिंगप्पा। अगला सवाल, राज्य की विधान परिषद के मंडल के अराकीन की तादाद उमूमन कितनी होती है? राज्य के अराकीन की, राज्य के विधान परिषद के मंडल के अराकीन की तादाद उमूमन विधानसभा के 1/3 अराकीन पर, 3वें हिस्से क्या है, 3 में से 1वां हिस्सा इसके तादाद होती है। अगला सवाल, भारत की राष्ट्रपति की लियाकत, लियाकत मतलब काबिलियत क्या है? वो 35 साल वाला होना और उससे ऊपर भी चलता है, 50 साल और उससे ऊपर
ये तो नहीं है। थोड़ा देखिए, भारत का शहरी होना ये तो सही है। एक अच्छे आलिम होना, आलिम तो नहीं है, आलिम भी नहीं है, आलिम की जरूरत नहीं है, और भारत का शहरी है तो काफी है। भारत की हुकूमत में फायदा मंद का ओहदा पर फाइज नहीं होना चाहिए। तो इसमें ए सी और ई कहाँ पर है? ए सी ई, ये जवाब सही है, पहला जवाब ए सी और ई। अगला सवाल, वो राज्य जहां दो ऐवान वजूद में हैं, दो ऐवान वाले राज्य क्या हैं? यहाँ पर बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, ये इलाकों में दो ऐवान हैं, ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी, यानी राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों भी क्या है? इन्हीं इलाकों में पाए जाते हैं। बकिया में क्या है? एक एक है। हमारा कौमी मकबला सत्यमेव जयते, कौमी मकबला है, ये कहाँ से अक्स किया गया है? अक्स करना मतलब लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये कठोपनिषद में लिया गया है, या मंडक उपनिषद से लिया गया है, या ऋग्वेद से लिया गया है, या यजुर्वेद से? तो सही जवाब है इसमें मंडल उपनिषद से लिया गया है, मंडक उपनिषद से। अगला सवाल, तारीख की तदरीस का आम मकसद क्या था? तारीख की तदरीस का आम मकसद, तारीख क्यों पढ़ाया जाता है बच्चों को? अच्छे शहरी की खुशियत को परवान चढ़ाने के लिए, दुनिया के मुताले में ज़ौक़ व शौक़ पैदा करना है, ये भी नहीं हो सकता। तलबा में शहरियात के हुकूक़ व फ़राइज़ के इल्म को फ़रोग़ देना, ये क्या है? शहरियत में आता है। तलबा में तारीख़ी गौर फ़िक्र को जिला देना, ये सवाब सही है, तारीख़ी गौर फ़िक्र को जिला देना, जिला मतलब उसको परवान चढ़ाना, गौर फ़िक्र करने के काबिल बनाना है। अगला सवाल, तलबा में बयानिया की सलाहियत, बयानिया बयान करने की सलाहियत को परवान चढ़ाने के लिए तारीख के मुदर्रिस को झील में से किस तरीक़ेकार का इस्तेमाल करना चाहिए? उसे तकरीरी तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, या मसला हल करने का तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, या मुंबह का तरीका, या तहकीक व तजावीज़ का तरीका? तो इसमें सही जवाब है तकरीर करने के काबिल बनाना चाहिए, क्योंकि बयानिया की सलाहियत बढ़ाना है बच्चों में, तो इसलिए क्या है? बच्चों को तकरीर करने के काबिल बनाना है, तकरीरी का तरीका इस्तेमाल करना मुनासिब है। अगला सवाल, तारीख के मुदर्रिस को हस्ब झील में से किस सिफत को लाजिमन हासिल करना चाहिए? कौन सी सिफत होना चाहिए? देखो, खिदमत आमा, तमाम लोगों की खिदमत करने की, या समाज के साथ बेहतर रवाबित कायम करने की, या फील्ड की मुलाकात और टूर करना, या सियासी गुफ्तगू? सही जवाब क्या है? ये फील्ड की मुलाकात और टूर करने की काबिलियत एक तारीख के मौल्य में होना ज़रूरी है। अगला सवाल, समाजी साइंस के किस तरीके तदरीस में कैफियत तख्लीक की जाती है? यानी बच्चों की कैफियत को कैसे जान सकते हैं? किस तदरीस के जरिए, किस तरीके के जरिए, किस तरीक़ा तदरीस से हम बच्चों की कैफियत को जान सकते हैं, इसका सवाल है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है बायोग्राफिकल तरीका तदरीस, या प्रोजेक्ट का तरीका, या बहस मुबाहिसा, या तकरीर, या बच्चों को तकरीर देने पर बच्चे क्या अपनी कैफियत को जाहिर करते हैं, या बहस मुबाहिसे में जाहिर करते हैं अपनी कैफियत को, या बायोग्राफिकल में, या प्रोजेक्टर में। प्रोजेक्ट तरीका, यानी इनमें से हम प्रोजेक्ट के तरीके से जान सकते हैं, क्योंकि बच्चे को प्रोजेक्ट देने पर, ये काम देने पर, वो काम करने के लिए प्रोजेक्ट के तरीके से वो बच्चे अपने कैफियत को उसमें जाहिर करते हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल, तारीख के कमरे दरस में क्या फराहम करना लाजमी है? कमरे दरस में क्या फराहम करना बहुत जरूरी है? देखो, यहाँ पर म्यूजियम होना, या तजुर्बागाह होना, रियाजियाती किट होना, या ज़बानदानी के असबाब। तजुर्बागाह तो साइंस के लिए चाहिए, रियाजी का किट तो रियाजी के लिए, हाँ, और ज़बानदानी के असबाब के वसाइल क्या है? ज़ुबान के लिए चाहिए, लैंग्वेज के लिए। यहाँ पर म्यूजियम ज़रूरी है हमारे, क्योंकि म्यूजियम में तारीख के साजो सामान, तारीखी सबूत पाए जाते हैं म्यूजियम में, तारीखी सबूत। तो तारीख के कमरे जमात में क्या है? म्यूजियम होना लाजमी है। पहला जवाब सही है। अगला सवाल, तलबा में वक्त के तस्वुर की वजाहत के लिए
तारीख के मुदर्रिस को किस वसीले का इस्तेमाल करना है? वक्त के तसव्वुर को तसव्वुर की वजाहत करना है किसी मौलम को, तो मुदर्रिस इसमें से कौन सा वसीला इस्तेमाल कर सकता है? तख्त सियाह कर सकता है, या चार्ट इस्तेमाल कर सकता है, या तफसीली चार्ट इस्तेमाल कर सकता है, या टाइमलाइन? टाइमलाइन है ना खती तारीख। तो सही जवाब चौथा है, टाइमलाइन। क्योंकि यहाँ पर देखिए टाइमलाइन से हम, टाइमलाइन है ना खत तारीख, खत तारीख से हम बच्चों को बता सकते हैं कि वो किस सदी में हुआ। अब 100वीं सदी है, 200 सदी, 300 सदी, इस तरह से क्या है, अब हम 2000वीं सदी में हैं। यानी खत तारीख क्या बताती है हमें? ये वाक़या ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के बाद हुआ है या पैदाइश से पहले। तो ये पैदाइश के पहले के वाक़यात हैं। पैदाइश के पहले में क्या है, पहले के वाक़यात को ज़ाहिर करने के लिए इन सालों के साथ हम क्या है, काफ मीम लिखते हैं, यानी कब्ल मसीह, या काफ अलीफ मीम लिखते हैं, यानी कब्ल अज आम दौर। या अगर ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के बाद के वाक़यात हैं, तो हम क्या है, आम ईस्वी लिखते हैं। अली आइन आइन लिखे तो आम ईस्वी लिखते हैं, या आइन दौर लिखे तो आम दौर लिखते हैं। सन सीन नून लिखें तो सन ईस्वी उसका मतलब। तो ये खत तारीख के जरिए हम क्या है, बच्चों को समझा सकते हैं क्या, वक्त के तस्वुर को। इतने साल पीछे, इतने साल पुराना है, इतने साल पीछे जाने पर क्या है, हम ये वाक़या पेश हुआ। इस तरह से क्या है, हम टाइमलाइन के जरिए, खत तारीख के जरिए ये तस्वुर हम वजाहत कर सकते हैं। अगला सवाल, तारीख की तदरीस के दौरान कौन सी सरगर्मी सबसे ज़्यादा बरमहल तस्लीम की जाती है? तारीख की तदरीस में देखो, तारीख की तदरीस में बहस मुबाहिसा इंपॉर्टेंट है, या ड्रामा इंपॉर्टेंट है, या रेडियो का इस्तेमाल करना, या तख्त सियाह का इस्तेमाल? यहाँ तो रेडियो का इस्तेमाल थोड़ा कम है। बहस मुबाहिसा आ सकता है, तख्त सियाह आ सकता है, लेकिन सही सबसे अहम तारीख में ड्रामे का इस्तेमाल करना है। ड्रामे का इस्तेमाल करने से क्या है, बच्चों में उस तारीख का सही तस्वुर वाज़ेह होता है, इसलिए हमें ड्रामे का इस्तेमाल करना है। सही जवाब ड्रामा है। अगला सवाल, अपनी पेशा वाराना तरक्की के लिए तारीख के मुदर्रिस को क्या इकदाम उठाना चाहिए? तारीख पढ़ाने वाले मौलवी क्या करना चाहिए पेशा वाराना तरक्की के लिए? मुतअद्दिद किताबों का मुतालिया करना है, या तजुर्बागाह में मज़ीद वक्त गुजारना है, या फील्ड मार्शल? तजुर्बागाह तो मतलब यहाँ तो साइंस के लिए आता है। फील्ड मुलाकात यानी दौरा करना है के लिए जाना है, या ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन का मेंबर बनना है? या ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन का मेंबर ये तो नहीं चाहता। तो ये तीन में से ये भी गया तजुर्बा का साइंस के लिए आता है, ये या ये, इनमें से सही जवाब फील्ड मुलाकात है। दौरा करना है तारीख के मुदर्रिस को, क्योंकि तारीखी मकामात की सही पहचान होना चाहिए बोलने को, उसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्या है, फील्ड मुलाकात करना ज़रूरी है। उसके बाद अगला सवाल, तालिब इल्म ने समुद्रगुप्ता के कारनामे समझाए। समुद्रगुप्ता के कारनामे समझाए, ये बात तारीख के तदरीस के किस मकसद के लिए है? तारीख की तदरीस के किस मकसद के लिए ये बात इस्तेमाल की गई है? कारनामे क्या कहे, समझाए, समझाना मतलब ये समझ के लिए है, समझ आता है, समझाया है मौलवी ने उनको समझाया है। और बताया है तो इल्म के लिए सवाल पूछा है। अगर समुद्रगुप्ता के अखलाक को वजाहत किया है, तो उसको अखलाक को वजाहत करके उसके अखलाक को आज के दौर से अगर मुआवजना किया जाए तो यहाँ पर इस्तेमाल आता है। हाँ, अगर नक्शा निकाल कर समुद्रगुप्ता के इलाके की निशानदेही करने के लिए कहा गया तो वो महारत आता है। इस तरह से तीनों सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल, तारीख की तदरीस के मुख्तलिफ तरीक़ों में से प्रोजेक्ट का तरीका ज़ीर में से किस उसूल पर मुनस्सर है? प्रोजेक्ट का तरीका कौन सा उसूल है? प्रोजेक्ट के तरीके के लिए क्या है, जी कर सीखने, अमल करके सीखने के उसूल पर मुनस्सर है, या अजीम इंसानों के नज़रियात के उसूल पर है, या मवाजना के उसूल पर है, या खुद मवाद को कायनाती मवाद जितना बड़ा बनाने के उसूल पर है? प्रोजेक्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? प्रोजेक्ट का इस्तेमाल क्या है, जी कर सीखने, अमल करके सीखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोजेक्ट बच्चों को दिया जाता है कि वो खुद अमल करके उसको सीख लें। अगला सवाल,
अजीम अशोका के वालिद का नाम क्या है? अजीम अशोका के वालिद का नाम क्या है? यहाँ पर क्या है सवाल। तो तारीख के मुदर्रिस के तौर पर ये सवाल पूछकर आप दरअजील मकासिद में से किस मकसद को पूरा करेंगे? इसमें सही जवाब क्या है? इस्तेमाल है या महारत है, समझबूझ है या इल्म है? यहाँ पर क्या है, सवाल का सही जवाब इल्म है, क्योंकि बात के मुताबिक पूछा गया है या वाक्य के मुताबिक पूछा जाना वो इल्म कहा जाता है। यहाँ पर इस्तेमाल कब आता है? अशोक के अखलाक को वजाहत करके, ये कैसे हैं, क्या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या क्या हम इसको अपना सकते हैं, इसके बारे में अखलाक के मुताबिक अगर बयान किया जाए तो वो इस्तेमालात में आता है। अगर अशोक हिंदुस्तान का नक्शा की निकाल कर अशोक कितने इलाके पर हुकूमत करता था उसका उस नक्शे में उसकी निशानदेही करने के लिए कहा गया तो वो महारत होगा, अगर ऐसा सवाल हो तो। अगर सवाल अशोक के अशोक के अशोक एक अजीम हुक्मरान था क्यों वजाहत करने के लिए कहा गया तो वो समझबूझ पर होगा। तो इस तरह से क्या है, इन सवालात पर इस तरीके के सवाल निकाले जा सकते हैं। अगला सवाल, मुकामी तवारीख की मौसर तदरीस के लिए, मुकामी तवारीख, तारीख की जमा तवारीख याद रखिएगा, तारीख की जमा तवारीख। हाँ, तवारीख क्या है, नया वर्ड नहीं है, ये तो पुराना ही है लेकिन हमारे नजरों के सामने नहीं आया होगा। तारीख के मुकामी तवारीख की मौसर तदरीस के लिए मुदर्रिस को कौन सी सरगर्मी अंजाम देनी चाहिए? मुकामी तवारीख खोले टूल का एहतमाम करना है, या मुकामी अजीम शख्सियत की सवानी हयात और तारीख का मुतालिया करना है, या तलबा का इंटरव्यू करना है, या बैनुल अक़वामी आना, एक्चुअली बैतुल अक़वामी लिखा गया है, बैनुल अक़वामी तारीख का मुतालिया। हमें मुकामी तारीख के लिए बैनुल अक़वामी नहीं कर सकते। हाँ, तलबा का इंटरव्यू नहीं ले सकते क्योंकि तलबा को उतना इल्म नहीं होता। या टूर करना चाहिए या मुकामी अजीम शख्सियत की सवाने हयात और तारीख का मुतालिया करना चाहिए। तो हमें क्या है, इन दोनों में इससे ज़्यादा फायदा है दूसरे ऑप्शन से, यही जवाब सही है। मुकामी अजीम शख्सियत की सवाने हयात और तारीख का मुतालिया करना। अगला सवाल, तारीख के मुदर्रिस की हैसियत से, तारीख के मुदर्रिस की हैसियत से आपके दर्ज मज़ामीन में से कौन सा मजमून अहमियत व अफादियत का हामिल है? अफादियत मतलब फ़ायदा देने वाला। देखो, तारीख में कौन सा अहमियत रखता है? तारीख में अदब रखता है, तबैयात रखता है, कीमिया। तबैयात कीमियात ये दोनों भी क्या है, साइंस में आते हैं। माशिया समाजी साइंस में आता है, लेकिन क्या है, समाजी साइंस का एक हिस्सा है माशियात। अदब, अदब यानी किताब, किताबें तारीख में आते हैं क्योंकि तारीख के दौर में बहुत से राजा महाराजाओं के दौर हुकूमत में बहुत सारी किताबें लिखी गई, तो इस तरह से ये जवाब सही है, अदब, पहला जवाब सही है। अगला सवाल, तारीख के निसाब की एक खुसूसियत ये है, तारीख के निसाब की खुसूसियत कौन सी है? रोज़मर्रा के उमूर के बेहतर इंतज़ाम का फ़रोग देना, इबलाग की बेहतर महारतों का फ़रोग देना और साइंसी रुझान का फ़रोग देना। तारीख के अंदर ये साइंसी रुझान नहीं आता, साइंस के अंदर आते। बैनुल अक़वामी समझबूझ का फ़रोग देना, तारीख के निसाब की अहम खुसूसियत क्या है? बैनुल अक़वामी समझबूझ का फ़रोग है, ये जवाब सही है। अगला सवाल, कमरा दरस में नक्शे का इस्तेमाल करके, इसका नक्शे का इस्तेमाल करके तारीख का मुदर्रिस तलबा में हस्ब झील सलाहियत परवान चढ़ा सकता है। नक्शे का इस्तेमाल ज़बानदानी की सलाहियत या मुतालिए की सलाहियत होती है, या मुकाम की समझ की सलाहियत, या ज़बान और वक्त की समझ की सलाहियत। ज़बान और वक्त नहीं आता यहाँ पर, मुतालिया भी नहीं होता क्योंकि नक्शा इस्तेमाल किया जाता है, ज़बानदानी भी नहीं आती। इसमें सही जवाब क्या है? मुकाम की समझबूझ। किसकी? मुकाम की समझबूझ आती है। अगला सवाल, मौर्य सल्तनत की तदरीस के बाद आप किस वसीले के जरिए तलबा की बेहतर कदर पेमाई कर सकते हैं? हाँ, आज़ादी से कबल के हिंदुस्तान का नक्शा लेकर, या हिंदुस्तान का नक्शा लेकर, कर्नाटक का नक्शा, ग्लोब। ग्लोब तो पूरी दुनिया के लिए आता है, ग्लोब पूरी दुनिया के लिए आता है, ये तो नहीं होता।
कर्नाटक जनूबी हिंदुस्तान में आता है। सिर्फ कर्नाटक, मौर्य की सल्तनत हुकूमत क्या पूरे हिंदुस्तान के अलावा दीगर ममालिक में भी थी। अगर हम आज़ादी का हिंदुस्तान का नक्शा लें तो दौरे जदीद में आज़ादी के बाद का नक्शा है, तो इसलिए हम क्या है, आज़ादी से कब्ल के नक्शे का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज़ादी से कब्ल के नक्शे में क्या है, अशोका की हुकूमत हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीना के कुछ इलाकों में भी क्या है, इनकी हुकूमत फैली हुई थी। बर्मा के इलाकों में भी इनकी हुकूमत फैली हुई थी। इसलिए क्या है, वो नक्शा हमें कौन सा इस्तेमाल करना है, आज़ादी से कब्ल के हिंदुस्तान का नक्शा इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? मौर्य की सल्तनत की तदरीस के लिए। इससे हमें वाज़ेह होता है कि मौर्य की हुकूमत इन इन इलाकों में थी। अगला सवाल, तारीख के मुदर्रिस के तौर पर तलबा को सैर व सयाहत पर ले जाने के लिए आप दर्ज झील में से किस मुकाम को तरजीह देंगे? तारीख के मुदर्रिस के लिए याना के लिए जाएंगे, या मंगलूर बीच के लिए, या हम्पी के लिए, हत्ती गोल्ड माइंस के लिए। हत्ती गोल्ड माइंस ये तो क्या है, खनिज है। हमें तारीख के मुतालिक मुताला करना है। यहाँ पर माशियात के मुतालिक जा सकती हैं। मंगलूर ब्रिज यहाँ जोग्राफिया के लिए जा सकते हैं। याना तो मुझे इल्म नहीं है ये क्या है करके, लेकिन हम्पी ये अहम है तारीख की मदद के लिए, क्योंकि हम्पी विजयनगर सल्तनत की राजधानी थी। ये क्या है, विजयनगर सल्तनत की राजधानी थी। तो तारीख के मुदर्रिस को यहाँ पर जाना बहुत मुनासिब है। ये जवाब सही है। अगला सवाल, तलबा में इस्तेमाल की महारत की जांच के लिए दर्ज झील में से कौन सा सवाल कारआमद होगा? कौन सा सवाल कारआमद होगा? देखो, तलबा में इस्तेमाल की जांच के लिए कलिंगा की अजीम जंग किन दो फरीकैन के माबैन हुई थी? या कलिंगा की अजीम जंग के असरात का तज्जिया कीजिए, या कलिंगा की अजीम जंग की फहमाइश कीजिए, या कलिंगा की अजीम जंग कब लड़ी गई थी? हमें क्या करना है, तलबा में इस्तेमाल की महारत की जांच करना है। इस्तेमाल, वहां पर मैं बोला था कलिंगा जंग के बारे में। इस्तेमाल की जंग से क्या होता है, कैसे पता चलता है? हमें क्या है, यहाँ पर कलिंगा के जंग के असरात जानना है। उसके असरात से जानने से हमें उससे क्या, उस जंग में क्या हुआ, कई लाखों लोग मारे गए, कई लाखों लोग क्या है, लोगों के हाथ पांव से माजूर हो गए, कई लोग क्या है, कैदी बन गए। तो इससे क्या है, बहुत सारे नुकसानात हो गए। तो इससे क्या है, अशोका ने क्या किया, आइंदा कभी जिंदगी में जंग ना करने का अहद किया। इस लिहाज से क्या है, हमें बच्चों को ये असर, बच्चों को क्या है, ये समझा सकते हैं कि जंग से कितना नुकसान है, लड़ाई झगड़े से क्या नुकसान है, लड़ाई झगड़े से बचना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमें बच्चों को यहाँ पर इस्तेमाल की महारत की जांच कर सकते हैं। तो अगर अशोका ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो इस लिहाज से ये जवाब सही है। अगला सवाल, समाजी साइंस के कमरे दरस में, समाजी साइंस के कमरे दरस में तलबा की कदर पेमाई किस तरह की जाएगी? तलबा की कदर पेमाई कैसे कर सकते हैं? मवाद पर मुनसर कर सकते हैं, या याददाश्त पर, या मालूमात पर, या सलाहियत और महारत पर? हमें क्या है, सिर्फ सलाहियत और महारत की बुनियाद पर क्या है, हम तलबा की कदर पेमाई कर सकते हैं। अगला सवाल और आखिरी सवाल समाज साइंस का, समाज साइंस की कदर पेमाई का जदीद तरीका जिसमें मार्कस के बजाय ग्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेड का इस्तेमाल, मुसलसल हम्मा जहत कदर पेमाई का निज़ाम, यानी सी ई, ये कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसी, चैतन्य ट्रांसमिस्टर का निज़ाम, या सेमेस्टर का निज़ाम? तो इसमें सही जवाब पहला है, सीसी, मुसलसल हम्मा जहत कदर पेमाई का निज़ाम, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये जवाब सही है। ये रहे समाज साइंस के 2014 के क्वेश्चन पेपर के सवाल के की आंसर। नवाज़े उर्दू का अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा। और इसी तरह ख़ास करके अगर आपको मज़ीद वीडियो चाहते हैं
कर्नाटका टीटी हो, जीपीएसटीआर हो, एचएसटीआर हो, तो आप क्या है हमारे फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में सिर्फ क्या है मेरे वीडियो मिलेंगे और फेसबुक ग्रुप में जो ज़्यादा से ज़्यादा मवाद जो ऑनलाइन में फेसबुक में मिलता है मैं उसको जमा कर फेसबुक ग्रुप में डालता हूँ, क्योंकि वो तमाम मवाद मोबाइल में सेव करके फिर टेलीग्राम ग्रुप में डालने के लिए मुश्किल होता है। इसलिए बेहतर है कि आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ फेसबुक में भी ज्वाइन हो जाएगा। इन दोनों का लिंक क्या है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वहाँ से जाकर क्या है मेरे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।